नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं योग एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला। सबसे पहले एक पोस्टर जिसमें कि लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्क्लेरोसिस यानी कि कुब्जता के बारे में बताया गया है। यानी मानव शरीर में 3 तरह के रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने की समस्या आती है। पहले फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति का जो रीढ़ की हड्डी है वो पेट की तरफ आगे की तरफ झुकी हुई है और दूसरे में व्यक्ति पीछे की तरफ यानी आगे झुका हुआ है और तीसरे फिगर में रीढ़ की जो हड्डी है वह सी या एस टाइप की हो जाती है। तो जो आगे की तरफ हड्डी टेढ़ी हो जाती है और व्यक्ति का चेहरा या सीना पीछे की तरफ चला जाता है, उस स्थिति को लॉर्डोसिस बोला जाता है। और अगर व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है तो उस स्थिति को काइफोसिस बोला जाता है। और व्यक्ति का अगर रीढ़ की हड्डी सी आकार में या एस आकार में टेढ़ी हो जाए तो उसको स्क्लेरोसिस बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं अब प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न, गामक विकास कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2 प्रकार के। पहला प्रकार स्थूल गामक विकास, जिसमें कि बैठने, चलने, दौड़ने, चढ़ने आदि जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। वहीं दूसरा जो है सूक्ष्म गामक विकास, इसमें छोटी मांसपेशियां जिसमें कि विशेषतः अंगुलियों तथा हाथों की मांसपेशियां छोटी गतिविधियां करने वाली जो भी क्रियाएं हैं यह इसमें शामिल होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, बच्चों में गामक विकास के आधार पर बाल्यावस्था के कौन कौन से चरण हैं? पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, दूसरा है मध्य बाल्यावस्था 7 से 10 वर्ष, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था 11 से 12 वर्ष और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, रीढ़ की अस्थियों की विकृतियां कौन कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है काइफोसिस, दूसरा ऑप्शन है लॉर्डोसिस, तीसरा ऑप्शन है स्क्लेरोसिस और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मैं इस वीडियो के शुरू में भी बता चुका हूं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4, फ्लैट फुट किस अंग की बीमारी है? पहला ऑप्शन हाथ, दूसरा ऑप्शन है पैर, तीसरा ऑप्शन है दांत और चौथा ऑप्शन है कमर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पैर। फ्लैट फुट हो जाता है तो उसकी जांच बहुत आसानी से की जा सकती है। व्यक्ति अपने पैरों के तलुओं को पानी में भिगोकर फर्श पर चलता है। जब उसके पैर के तलुओं की छाप सीधी बने या पैर के तलुओं की छाप कर्व की आकार की बने
तो जो कर्व होता है वो पैर की सही स्थिति है, लेकिन अगर पैर की छाप में कर्व न हो तो उसी स्थिति को फ्लैट फुट कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को खड़े होने में, दौड़ने में या शरीर का तालमेल बैठाने में समस्या होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, नौकनिज बीमारी के क्या लक्षण हैं? पहला ऑप्शन है घुटने आपस में टकराते हैं, दूसरा है घुटने बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नौकनिज में घुटने आपस में टकराने लगते हैं। प्रश्न संख्या 6, धनुष के आकार के टांगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बोलेक्स, दूसरा है जेनुवरम, तीसरा है धनुष टंकार और चौथा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं की सहभागिता या भागीदारी किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? पहला ऑप्शन है 1896, दूसरा ऑप्शन है 1900, तीसरा ऑप्शन है 2000 और चौथा ऑप्शन है सन 2004। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1900। आपको पता है कि सर्वप्रथम ओलंपिक 1896 में शुरू हुआ था। इसमें एक भी महिलाओं का भागीदारी नहीं थी, लेकिन दूसरे ओलंपिक 1900 में महिलाओं ने भागीदारी किया। अगला प्रश्न है, सन 1900 के ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम बार कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो इस प्रश्न का विकल्प है, पहला विकल्प है 20, दूसरा है 22, तीसरा है 24 और चौथा विकल्प है 50। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है 22। और ये भी बता दें कि कुल 2 खेलों में 22 महिलाओं ने भाग लिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, सन 1904 में आयोजित ओलंपिक खेलों में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 22, चौथा ऑप्शन है 25। इस प्रश्न का सही जवाब है 6, यानी कि 1904 में केवल 3 खेलों में 6 महिलाओं ने भाग लिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत की तरफ से पहली महिला खिलाड़ी ने किस ओलंपिक में भाग लिया? पहला ऑप्शन है सन 2000, दूसरा ऑप्शन है सन 1904, तीसरा ऑप्शन है सन 1952 और चौथा ऑप्शन है 2012। इस प्रश्न का सही जवाब है सन 1952। प्रश्न संख्या 11, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं? पहला ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, दूसरा है साइना नेहवाल, तीसरा है MC मैरी कॉम और चौथा है PT उषा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, साइना नेहवाल ने किस वर्ष ओलंपिक का कांस्य पदक जीता था? पहला ऑप्शन है सन 2000, दूसरा ऑप्शन है सन 2008, तीसरा ऑप्शन है सन 2012 और चौथा ऑप्शन है सन 1952। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सन 2012। और यह प्रश्न BPSC TRE 2 में भी पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, मिताली राज किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है एथलीट, तीसरा है बैडमिंटन, चौथा है फुटबॉल। इस प्रश्न का सही जवाब है क्रिकेट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी शरीर के किस भाग से संबंधित है? पहला ऑप्शन है त्वचा, दूसरा मांसपेशियां, तीसरा ऑप्शन अस्थियां और चौथा ऑप्शन है हृदय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अस्थियां। ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 15, एनोरेक्सिया नर्वोसा किस प्रकार की बीमारी है? पहला ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र से संबंधित, दूसरा है भोजन लेने से संबंधित,
तीसरा है मासिक धर्म से संबंधित और चौथा है अस्थियों से संबंधित। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भोजन लेने से संबंधित। यहाँ बता दे एनोरेक्सिया नर्वोसा को क्षुधा अभाव भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। उस भोजन लेने संबंधी विकार का नाम लिखें जिसमें महिला एथलीट अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लेती हैं तथा बाद में उसे भोजन को उगल देती हैं ताकि उसका भार न बढ़ जाए। पहला ऑप्शन है क्षुधाभाव, दूसरा है क्षुधातिशय, तीसरा है मोटापा और चौथा है भोजन का लालच। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्षुधातिशय। और क्षुधातिशय को बुलिमिया नर्वोसा भी बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। विनेश फोगाट, बबीता कुमारी व साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा मुक्केबाजी और चौथा है कुश्ती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कुश्ती। प्रश्न संख्या 18। महिला एथलीट त्रय एक सिंड्रोम है जिसमें शामिल नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस, ऋतिरोज या रजोरोध, तीसरा है भोजन लेने में संबंधी विकार और चौथा है नींद से संबंधित विकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नींद से संबंधित विकार। बता दें कि महिला एथलेटिक त्रय, त्रय के मतलब 3 और यही तीनों त्रय हैं। पहला है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा है ऋतुरोध रजोरोध और तीसरा है भोजन लेने संबंधी विकार। प्रश्न संख्या 19। सीमा अंतिल किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बास्केटबॉल, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है एथलेटिक्स और चौथा है तैराकी। इस प्रश्न का सही जवाब है एथलेटिक्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है जूडो, दूसरा ऑप्शन है कराटा, तीसरा ऑप्शन है बैडमिंटन और चौथा ऑप्शन है एथलेटिक्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एथलेटिक्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। सूक्ष्मगामक विकास में बालक के शरीर की किन मांसपेशियों का विकास शामिल होता है? पहला ऑप्शन है छोटी मांसपेशियां, दूसरा ऑप्शन है बड़ी मांसपेशियां, तीसरा ऑप्शन है हृदय की मांसपेशियां और चौथा ऑप्शन है पाचन तंत्र की मांसपेशियां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है छोटी मांसपेशियां। प्रश्न संख्या 22। किस प्रकार के रेशे का प्रतिशत जैविक या आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है तेज गति से संकुचन करने वाले रेशे, दूसरा है धीमी गति से संकुचन करने वाले रेशे, तीसरा है दोनों प्रकार के रेशे और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों प्रकार के रेशे। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सी विकृति रीढ़ की अस्थियों की विकृतियों से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है काइफोसिस, दूसरा है धनुषाकार टांगे, तीसरा है लॉर्डोसिस और चौथा है स्क्लियोसिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, मेरे ख्याल से आप इस प्रश्न के जवाब को जानते होंगे, ऑप्शन नंबर 2 धनुषाकार टांगे। प्रश्न संख्या 24। साइना नेहवाल व MC मैरी कॉम ने कौन से ओलंपिक खेलों में प्रत्येक ने एक कांस्य पदक प्राप्त किया था?
पहला ऑप्शन है 2008 ओलंपिक, दूसरा है 2012 ओलंपिक, तीसरा है 2016 ओलंपिक और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है 2012 ओलंपिक में। प्रश्न संख्या 25, पीटी उषा ने कौन से ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया था? पहला ऑप्शन 1980 ओलंपिक में, दूसरा 1984 ओलंपिक में, तीसरा 1988 ओलंपिक में, चौथा 1992 ओलंपिक में। इस प्रश्न का सही जवाब है 1984 ओलंपिक में। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक महिला एथलीट्स में ऑस्टियोपोरोसिस को अग्रसर करता है? पहला ऑप्शन है आहार में कैल्शियम की कमी, दूसरा है ऋतुरोध या रजोरोध, तीसरा है भोजन करने संबंधी विकार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक ऋतुरोध या रजोरोध के खतरों को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन है हार्मोन संबंधी परिवर्तन, दूसरा है कम कैलोरीज लेना, तीसरा है तीव्र व्यायाम और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सी महिला खिलाड़ी एथलेटिक्स से संबंधित है? पहला ऑप्शन है विनेश फोगाट, दूसरा है साक्षी मलिक, तीसरा है अंजू बी जॉर्ज और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का तो सही जवाब है अंजू बी जॉर्ज। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित आसन संबंधी विकृतियों में से घुटनों के आपस में टकराने वाली स्थिति के विपरीत कौन सी विकृति है? पहला ऑप्शन है चपटा पैर, दूसरा है स्क्लोसिस, तीसरा है धनुषाकार टांगे और चौथा है लॉर्डोसिस। तो प्रश्न को देखने की जरूरत है। लिखा है घुटनों के आपस में टकराने वाली स्थिति के विपरीत, यानी कि जब घुटने आपस में टकराती हैं तो उसको तो नॉक नीज बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है घुटने बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो वैसे स्थिति को धनुषाकार टांगे बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा महिला एथलीट त्रय की नहीं है? पहला है भोजन लेने संबंधी विकार, दूसरा है रजोरोध, तीसरा है संवेदी प्रसंस्करण विकार और चौथा है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है संवेदी प्रसंस्करण विकार। प्रश्न संख्या 31 और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, कौन से भोजन लेने संबंधी विकार में व्यक्ति उसे उल्टी कर देता है? पहला ऑप्शन है क्षुधा अतिशय या अति क्षुधा, दूसरा है क्षुधा अभाव, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है क्षुधा अतिशय या अति क्षुधा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।